सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो मेरे भाई जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। ब्रोमोप्रोपेन है, 2 ब्रोमोप्रोपीन है, प्रोपाइन है, या फिर मेरे भाई आपका प्रोपीन है। तो आप लोगों से बोला संतृप्त के बारे में। तो भाई देखो, दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक तो आपने पढ़ा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मेरे भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें दो कार्बनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि मेरे भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है। कौन सा? एकल बंध। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें या तो द्विबंध देखने को मिलेगा या फिर आपका त्रिबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? ब्रोमोप्रोपेन है। क्योंकि मेरे भाई ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र होता है आपका C3H7Br। ठीक है, C3H7Br। तो यहां पर देख लो मेरे भाई, C कितने जोड़ देंगे? सर C हम 3 जोड़ देंगे। अब यहां पर हमको मेरे भाई 7 H जोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पर तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारे कितने हो गए मेरे भाई? सर ये तुम्हारे 7 H हो गए, 3 कार्बन हो गए और एक तुम्हारा ब्रोमीन हो गया। तो सबके बीच में देख लो एकल बॉन्ड है। सबके बीच में क्या है मेरे भाई? एकल बॉन्ड है। तो जिसके बीच में एकल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होता है। दो बंध या त्रिबंध होते हैं उसको मेरे भाई असंतृप्त बोला जाता है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ऋजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ऋजु श्रृंखला का मतलब होता है एक सीधी लाइन में। ठीक है मेरे भाई, एक सीधी लाइन। अरे ऋजु का मतलब ही क्या होता है? ऋजु का मतलब ही सीधा होता है। तो मेरे भाई जिसमें एक सीधी लाइन में हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको ऋजु श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इनमें से मेरे भाई कौन सा है? वो आपका ब्यूटेन है। अगर मेरे भाई मैं ब्यूटेन की बात करता हूं तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? कितने स्टूडेंट है भाई जो मुझे ये बता सकते हैं कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। तो यहां पर देख लो मेरे भाई, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, तो C कितने हो गए? 4 हो गए। अब H10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 तुम्हारे क्या हो गए? H हो गए। तो यहां पर मेरे भाई ये जो कार्बन है एक सीधी लाइन में ही तो है। ये जो कार्बन है एक सीधी लाइन में है, यानी कि ऋजु श्रृंखला है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ब्यूटेन होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये PDF केवल और केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में ये PDF ले सकते हो। मेरे भाई
तुम्हारे पास में टाइम कम है और कम टाइम में अगर ज़्यादा तैयारी करनी है आपको तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है मेरे भाई। लास्ट टाइम में अगर लास्ट टाइम में 100 रुपये के पीडीएफ से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में मैच हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है, 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें होती है? जल में होती है, सिरका में होती है, नींबू के रस में होती है, या फिर मेरे भाई दूध में होती है? तो आपने एक पीएच स्केल पढ़ा होगा मेरे भाई, आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, पीएच स्केल। तो मेरे भाई ये तुम्हारा पीएच स्केल है। यहाँ पर मेरे भाई बीचों बीच में होता है 7, यहाँ पर स्टार्टिंग में होता है 0 और यहाँ पर एंड में होता है आपका 14। तो 0 से 7 तक आने वाली चीज़ें क्या होती है मेरे भाई? वो तो अम्ल होती है। यानी कि जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है वो अम्ल होती हैं। जिनका पीएच 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षार होती हैं। और मेरे भाई जिनका पीएच खुद 7 होता है उनको मेरे भाई उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होता है? नींबू का रस में, क्योंकि नींबू का रस मेरे भाई क्या होता है? खट्टा होता है। नींबू के रस में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा मेरे भाई? साइट्रिक अम्ल आपके नींबू के रस में पाया जाता है। और सिरका में मेरे भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताएंगे एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? सिरका में। तो राइट आंसर आप लोगों का सी है। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? मेरे भाई विसरण को आप इस तरीके से मान लो कि मिक्स होना। क्या होना मेरे भाई? मिक्स होना। तो सबसे तेजी से मिक्स क्या होता है? क्या गैस में गैस जल्दी मिक्स होती है? ठोस में ठोस जल्दी मिक्स होता है? द्रव में ठोस जल्दी मिक्स होता है? या गैस में द्रव जल्दी मिक्स होता है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि गैस के जो कण होते हैं ना, गैस के कण, इन गैस के कणों में मेरे भाई ठीक है, गैस के जो कण होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है यानी जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किसके कणों में होता है? गैस के कणों में। अब रिक्त स्थान ज़्यादा होगा तो मिक्स होने में आसानी होगी मेरे भाई। तो गैस का गैस में विलय मेरे भाई सबसे फास्ट होता है। ठीक है भाई, तुम इसको इस तरीके से समझ लो कि भाई तुम मान लो तुम्हारा ये एक रूम है, तुम्हारा इतना बड़ा रूम है। जैसे ही तुम यहाँ पर एक स्प्रे लगाते हो, ठीक है मेरे भाई, एक स्प्रे छिड़कते हो, तो जैसे ही तुम वो सेंट यहाँ पर अगर छिड़कते हो तो 1 सेकंड के अंदर पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। ठीक है भाई, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। ठीक है भाई, इतना बड़ा तुमने कमरा लिया, इस कमरे में अगर तुम मेरे भाई एक यहाँ पर ठीक है सेंट छिड़कते हो, एक बार, सिर्फ एक बार स्प्रे करते हो सेंट को, तो यहाँ पर मेरे भाई कुछ ही सेकंडों के अंदर पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। यानी कि गैस का गैस में विसरण मेरे भाई तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच का क्या संबंध होता है? विद्युत ऊर्जा में, शक्ति में और समय के बीच में क्या संबंध होता है? ऊर्जा बराबर शक्ति माइनस में समय होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा में समय होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति प्लस समय होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति बटे में समय होता है। तो मेरे भाई विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच में क्या संबंध होता है? आप बात करेंगे सर जो ऊर्जा है वो बराबर होती है मेरे भाई किसके? शक्ति और समय के। यानी कि जो एनर्जी है आपकी वो ठीक है पावर और किसके बीच में मेरे भाई? टाइम के बीच का क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर भाई, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा में समय होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है। या जूल अगर ऑप्शन में ना मिले मेरे भाई, हो सकता है कि जूल ऑप्शन में ना मिले तो आप बता देना मेरे भाई
किलोवाट घंटा। ठीक है भाई, किलोवाट घंटा होता है। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक आपका क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। या फिर अगर वाट ऑप्शन में ना मिले तो आप बता देना जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। या फिर मेरे भाई मैं बात करता हूं समय के मात्रक की, तो समय का मात्रक तो सेकंड होता है। सेकंड अगर ऑप्शन में ना मिले तो घंटा मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि? तो मेरे भाई आपने भी देखा होगा, फिल्मों में देख लो या फिर आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर निकलती है और जो बंदूक है वो पीछे की ओर झटका मारती है। ठीक है, बंदूक मारती है पीछे की ओर झटका और गोली निकलती है आगे। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण काम करता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपके गति का तीसरा समीकरण काम करता है। अगर कोई पूछे ना मेरे भाई कि बंदूक से गोली निकल रही है, यहां पर कौन सा समीकरण काम करेगा, तो गति का तीसरा समीकरण काम करेगा। तो बैरल कोई बल नहीं लगाता, गलत है सर। गुरुत्वाकर्षण इसे आगे की ओर धकेलता है। गुरुत्वाकर्षण कहां से आएगा भाई, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, ये वायु प्रतिरोध आगे की ओर कार्य करता है, प्रतिरोध गलत है भाई। ये इसको देख लो मेरे भाई, बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। मैंने अभी बताया ना कि बंदूक पीछे की ओर आती है और गोली आगे की तरफ निकलती है। ठीक है, तो यही बोल रहे प्रतिक्षेप प्रक्रिया जो है पीछे की ओर कार्य करती है। तो राइट आंसर आप लोगों का डी होगा। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन किया जाता है? तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि मैं तुमसे बोलूं कि बताओ लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है भाई, लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर उस पर पेंट कर दो, कलर कर दो उस पर। जैसे घर में जो घर की खिड़कियां होती है मेरे भाई, घर की खिड़की हो गई या घर का गेट हो गया, तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर कलर कर देते हैं, रंग कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर इस्पात और लोहे की परत चढ़ाई जाती है किसी भी चीज को, ठीक है मेरे भाई, किसी भी चीज को, ठीक है, बचाने के लिए या जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो सबसे कम जीव आपके किस स्तर में होते हैं? तो भाई एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे संख्या मेरे भाई घटती जाती है। ठीक है भाई, संख्या घटती जाती है। जैसे कि मेरे भाई तुम इसको इस तरीके से भी समझ लो कि भाई एक तो हो गया आम आदमी, तो आम आदमी, इस दुनिया में बहुत सारे आम आदमी हैं भाई, पूरी दुनिया में बहुत सारे आम आदमी हैं। फिर इन आम आदमियों के ऊपर होता है एक, मान लो एमएलए है, तो भाई आम आदमियों से तो संख्या कम ही है एमएलए की, पूरे जिले का एक एमएलए होता है। ठीक है भाई, सॉरी, पूरी जो विधानसभा है उसका एक एमएलए होता है, तो एमएलए की संख्या फिर कम हो गई। फिर एमएलए से बड़ा होता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री और भी कम है, मुख्यमंत्रियों की संख्या एमएलए से भी कम होती है। प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। फिर मुख्यमंत्री से बड़ा होता है आपका प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पूरे भारत में एक ही है। यानी कि मेरे भाई जैसे जैसे हम बड़े की ओर बढ़ते जाएंगे संख्या कम होती जाती है। तो मेरे भाई किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम है? तो तृतीयक। एक तो होता है मेरे भाई आपका प्राथमिक उत्पादक, तो प्राथमिक में तो सबसे ज्यादा आएगी। प्राथमिक से ऊपर जाएंगे तो हमें द्वितीयक देखने को मिलेगा, और द्वितीयक से ऊपर जाते हैं तो तृतीयक उत्पादक हमको देखने को मिलता है। और मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे संख्या कम होती जाती है। तो यहां पर बोला कि जीवों की संख्या सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? तो मेरे भाई यौन क्रिया के दौरान कौन सा रोग संचारित होता है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई सर यौन क्रिया जब करते हैं तो उस टाइम पर तो एड्स की बीमारी होने का खतरा रहता है। ठीक है भाई, एड्स की बीमारी होती है। अब एड्स मेरे भाई मधुमेह तो होगा नहीं, कैंसर होगा नहीं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होगा नहीं, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है भाई, जो एड्स होती है ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है भाई, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य बताइए कितना होगा। तो मेरे भाई देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस बेहतरीन से सवाल का आंसर करेंगे। 5 कूलाम आवेश है, ठीक है मेरे भाई, और 15 वोल्टेज के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच में इसको ले जाना है। तो बताओ इन दोनों बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य आपका कितना होगा। तो आप बोलेंगे मेरे भाई सर इसका राइट आंसर तो होगा आपका 75 होगा। वो कैसे मेरे भाई, तो W बराबर में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में मेरे भाई आपका होता है आवेश गुणा विभवांतर। ठीक है मेरे भाई, आवेश गुणा विभवांतर होता है। तो आवेश कितना है 5 है, विभवांतर कितना है 15 है, तो 15 5 का 75, और ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है। तो मेरे भाई देखो, एक तो मेरे भाई आपका मुकुलन की बात हो रही है। तो मुकुलन की अगर मैं बात करता हूं तो मुकुलन मेरे भाई किस में होता है, सर ये तो हाइड्रा में होता है। लेकिन हाइड्रा में जो मुकुलन है वो जड़ के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है। ठीक है मेरे भाई, जमीन से शुरू होता है हाइड्रा में मुकुलन, जबकि यहां पर बोला है पादप के पर्ण यानी कि पत्तियों से मुकुलन होना चाहिए। जो हाइड्रा है, हाइड्रा में तो मुकुलन कहाँ से होता है, जमीन से होता है, मतलब नीचे से होता है मेरे भाई, जड़ों के द्वारा मुकुलन होता है। ठीक है, पहले एक तना होगा, इसके बगल में दूसरा तना फूट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें तो नीचे से होता है, पत्तियों से नहीं होता। पत्तियों से बताना है तो पत्तियों से मुकुलन किस में होता है, ब्रायोफिलम में होता है। किस में मेरे भाई, ब्रायोफिलम में पत्तियों से मुकुलन होता है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से किस सूत्र द्वारा संबंधित है। तो मेरे भाई जो आवर्धन का सूत्र है वो क्या होता है, आप बात करेंगे मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी अपोन में वस्तु की दूरी। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, m बराबर में v अपोन में u हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी स्टूडेंटों का, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। जो द्रव है ना, द्रव, उनका आयतन तो निश्चित है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। इस चीज की व्याख्या कौन करता है। एक स्पंज को निष्पीड़ित करने पर उसकी आकृति बदल जाती है क्या। तो मेरे भाई स्पंज को निष्पीड़ित करने पर उसकी आकृति बदल जाती है क्या, इससे ये पता चल रहा है कि द्रवों का आयतन निश्चित है लेकिन आकृति नहीं है। तो मेरे भाई ये तो गलत बात है। ठोस लोहे का टुकड़ा, अब हमसे तो द्रवों के बारे में बात हो रही, भाई हमसे किसके बारे में बात की, द्रव के बारे में, तो ये तो ठोस की बात हो गई है, तो इसको तो देखते ही गलत मार दो। यहाँ पर वायु की बात हो रही है, इसको भी देखते ही गलत मार दो। तो जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। भाई मान लो कि तुम्हारे पास में एक गिलास ले लो, यहाँ पर एक गिलास ले लो, तो जब तुम इस गिलास में पानी भरोगे तो जो पानी है वो गिलास के आकार का हो जाएगा। तुम फिर इस पानी को एक बाल्टी में भर दोगे तो पानी इस बाल्टी का आकार ले लेगा। तुम इस पानी को किसी बैलून में भर दोगे, किसी गुब्बारे में भर दोगे तो ये गुब्बारे का आकार ले लेगा। तो भाई पानी को जिस चीज में भरते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। और लेकिन उसका, ठीक है, तो यहां से हम क्या पता चला कि आकृति निश्चित नहीं है। पहले हमने गिलास में भरा तो गिलास के आकार का हो गया, बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, बैलून में भरेंगे तो बैलून के आकार का हो जाएगा। यानी आकार तो निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। भाई गिलास में अगर तुम 1 लीटर पानी डालोगे तो उस पानी को अगर तुम बाल्टी में डालोगे तब भी वो 1 ही लीटर होगा। अगर उस पानी को तुम किसी बैलून में डाल दोगे तब भी 1 ही लीटर होगा, कम थोड़ी पड़ेगा मेरे भाई। तो इससे हमको पता चला कि आयतन तो निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, ये तो वही सवाल है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है। जो गैस होती है ना भाई, उनका अभिलक्षण आपसे पूछा है। संपीड़ है लेकिन द्रव नहीं होती है, निश्चित आकार और आयतन होता है,
कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई गैसों का अभिलक्षण क्या है, तो गैसों का ना तो कोई आकार है ना ही कोई आयतन है, ठीक है भाई, ना तो इनका कोई आकार है ना ही इनका कोई आयतन है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो एटीपी की बात हो रही है मेरे भाई, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है मेरे भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका फॉर्मूला होता है, एटीपी का फॉर्मूला होता है। और जो एटीपी की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेरे भाई जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं में प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सूत्रकणिका में, ठीक, सॉरी सूत्रकणिका में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सूत्रकणिका हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि, तो ये तो आपने सभी ने पढ़ा है मेरे भाई कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बल से क्या होता है मेरे भाई, ज़्यादा होता है। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में कितना डिफरेंस है, 1/6 का डिफरेंस है। अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ 6 किलो की होगी तो चंद्रमा पे वो चीज़ सिर्फ 1 किलो की होगी, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का 1/6 है। तो पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ 6 किलो की होगी तो चंद्रमा पे वो चीज़ सिर्फ 1 किलो की होगी। तो मेरे भाई चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है इसलिए। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। m kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो मेरे भाई द्रव्यमान कितना है सर, द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूं तो द्रव्यमान है मेरे भाई m किलो। ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई मेरे भाई है आपकी h, ठीक है मेरे भाई, ऊंचाई h है। तो तुमसे स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, ध्यान से देखो। अगर मैं किसी बच्चे के जोर से चांटा मारूंगा, अगर मैं किसी बच्चे के जोर से चांटा मार दूं तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। अगर किसी बच्चे के धीरे चांटा मारा जाए तो धीरे चांटा मारा जाए तो आवाज़ भी धीरे आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर बोला है किसी मेज पर मंद आघात करने पर, मंद बोले तो धीरे से आघात करने पर ध्वनि भी धीरे से ही उत्पन्न होती है। इसका मतलब मेरे भाई क्या है कि कंपन का आयाम छोटा होता है, क्योंकि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। ध्वनि उत्पन्न किससे होती है, कंपन से होती है। तो मेरे भाई जब कंपन ही कम है तो ध्वनि भी कम होगी, तो कंपन का आयाम छोटा होगा। जब कंपन का आयाम छोटा है तो ध्वनि भी कम होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए को होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे भाई जो HIV है वो किससे होता है, अभी मैंने बताया कि जो एड्स की बीमारी होती है, जो एड्स की बीमारी है वो किससे होती है, यौन क्रिया से होती है। तो राइट आंसर तुम्हारा बी है। अरे HIV वही बात है मेरे भाई, एड्स HIV वही तो चीज़ें है, ठीक है। तो यौन क्रिया से संचारित हो सकता है। अगला तुम्हारे सामने है, एक फसल खेती की तुलना में, एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशस्यन किस प्रकार लाभदायक है। तो मेरे भाई एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशस्यन किस प्रकार लाभदायक है। पहला ऑप्शन है सिंचाई की आवश्यकताओं में वृद्धि करता है, दूसरा है कम भूमि की आवश्यकता होती है, तीसरा है मेरे भाई श्रम लागत कम करता है, और चौथा है मेरे भाई आपका पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशस्यन किस प्रकार लाभदायक होता है। तो आप बोलेंगे मेरे भाई अंतराशस्यन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसके बारे में कि पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है, पहला फायदा, और रोगों के प्रसार को कम करता है, ठीक है मेरे भाई, रोगों के प्रसार को कम करता है। इसको इतना लिख लो आप, ठीक है। तो रोग भी कम हो गए
और तत्वों का भी कुशलतापूर्वक उपयोग हो गया। इसका मतलब सर दोनों हाथों में लड्डू हैं। डी आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।